हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। दोस्तों हम लोग मेडावल सीरीज के अंदर चल रहे हैं और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं घटना चक्र के जो इतने भी क्वेश्चन है मेडावल के, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन घटना चक्र से उठाए गए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो दोस्तों हम लोग ऑलरेडी इसमें दिल्ली सल्तनत के काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं। उसके कई सारे टॉपिक्स के जितने क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिटेल से काफ़ी बढ़िया से कवर किया है। आपका लिंक उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर भारत और दक्कन प्रांत के प्रांतीय राजवंश के क्वेश्चन जो है उनको डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम लोग इंग्लिश में बोले तो प्रोविंशियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड डेक्कन प्रोविंस के जो भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिए गए हैं, घटना चक्र के चैप्टर में दिए गए हैं, उनको हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही हम लोग वो भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जैसे दिल्ली सल्तनत में जितने इंपॉर्टेंट राजा थे उन पे जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल से बताएंगे, ग्राफ के थ्रू आपको बताएंगे कि जो भी उन पे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको याद होने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों देखिए, हमने पहले ही सबसे पहले हमने इस सीरीज में चालू किया था मुस्लिम इन्वेजन ऑन इंडिया, जिसमें हमने बात करी थी गजनवी के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में, अलबरूनी के बारे में, साथ में और भी इंडिया पे पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था कौन, मोहम्मद बिन कासिम थे पहले मुस्लिम आक्रमण करता भारत पे थे और उन्होंने विजय प्राप्त किया था। उसके बाद हमने बात करी थी दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की। दोस्तों इसमें जो है दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश जो एस्टैब्लिश किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको चालू किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है स्लेव था मोहम्मद गौरी का। ठीक है, तो इसी अगर दिल्ली सल्तनत में आगे चल करके कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आई, फिर उनकी बेटी रजिया के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा बनते हैं वो बलबन थे, जिन पे मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमने बात करी खिलजी राजवंश के बारे में। तो खिलजी राजवंश दोस्तों जो ये जितने भी दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश थे, सबसे छोटे समय काल के लिए राज करने वाला ये हमारा शासनकाल था। तो इसमें मेजरली दो राजा आते हैं, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। फिर मेजरली क्वेश्चन बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी पे बनते हैं। और उसके बाद फिर हमने बात करी तुगलक राजवंश के बारे में। तुगलक राजवंश दोस्तों जो सबसे ज़्यादा लंबे समय तक शासन करने वाला हमारा ये दिल्ली सल्तनत का यह हमारा राजवंश था। इसमें मेजरली 3 राजा आते हैं, ये स्टैब्लिश किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और ये जो और 2 राजा थे जो इंपॉर्टेंट है, जिन पे क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है, वो थे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक, फिर थे हमारे फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिर हमने बात करी लोधी राजवंश के बारे में। जो लोधी राजवंश दोस्तों स्टैब्लिश किया गया था बहबुल लोधी के द्वारा। उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा की बात करें तो सिकंदर लोधी थे, और सिकंदर लोधी के बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम इसके जो लास्ट राजा जो इंपॉर्टेंट थे वो थे इब्राहिम लोधी, जो बाबर से हार गए थे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो इन पे और भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों फिर हमने बात करी विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर में हमने बात करी मेजरली जो है अलग अलग राजाओं के बारे में बात करी। साथ में हमने मेजरली यहाँ पे फोकस रहा कृष्णदेवराय के ऊपर फोकस रहा, क्योंकि उन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर हमने बात करी दिल्ली प्रशासन में इस्तेमाल होने वाले शब्द के, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने आमिर कोही, दीवाने बंदगन, इस टाइप से और भी कई सारे प्रशासन में जो शब्द को इस्तेमाल होता था उसके बारे में हमने इसमें दिल्ली सब प्रशासन में जो क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस किया। फिर हम आगे बढ़ते हुए दिल्ली सल्तनत में आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बात किए। तो उस समय देखिए दिल्ली सल्तनत काल में कई सारे इंपॉर्टेंट जो है बिल्डिंग्स बने। जैसे हम लोग बात करें तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो गया, चाहे वो जो मॉस्क था, उसके अलावा फिर हम लोग बात करें कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क हो गया, दिल्ली में कुतुब मीनार हो गए। इस टाइप के जितने इंपॉर्टेंट जो इस समय काल में जो हमारे मॉन्यूमेंट बने उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किया। फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हुए बढ़े दिल्ली सल्तनत में लिटरेचर की तरफ। तो दोस्तों कई सारे जो इस समय जो ट्रैवलर्स आए थे, जैसे अलबरूनी हो गए, और साथ में हम लोग बात करें इस समय और भी आए थे, इब्न बतूता आ गए थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में आए थे। तो इन्होंने कई सारी किताबें लिखी। तो किस किताबों का नाम क्या था, आमिर खुसरो हो गए, उनके किताबों का नाम क्या था, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत से जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स था उसके रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो दोस्तों ये जो सीरीज को हम लोग काफ़ी डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी मेडाइवल में आने वाले समय काल में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो रिपीट होते हैं, और यहाँ पे आपको यूट्यूब में इससे बढ़िया आपको वीडियो मिलने वाला नहीं है। जो इतना कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट बनाया गया है, ये काफ़ी डिटेल से इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग आज चर्चा करने वाले उत्तर भारत और दक्कन प्रांत के प्रांतीय राजवंश के रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको डिस्कशन मिलेगा। साथ ही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सीरीज चलती है, जिसमें हम लोग जो दुनिया भर में, इंडिया भर में जितने भी इंपॉर्टेंट रोजगार आते हैं उसके बारे में आपसे जानकारी साझा करते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपके कैरियर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले आज डिस्कस करने वाले फर्स्ट क्वेश्चन को। दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमारा है, जौनपुर की स्थापना किसने की थी।
दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी रिपीट किया जाता है। जौनपुर आपको पता है यूपी के अंदर मौजूद है, तो इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सही आंसर है इसका बी, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि फिरोज शाह तुगलक जो है काफ़ी बड़े राजा थे हमारे तुगलक डायनेस्टी के। इन्होंने कई सारे इंपॉर्टेंट काम किए थे, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो फिरोज शाह थे, इन्होंने क्या किया था, इनके एक गवर्नर थे जिनका नाम था मालिक सवार। ठीक है, मालिक सवार को इन्होंने गवर्नर घोषित किया था, जहां पे जौनपुर मौजूद है उसी रीजन का उन्होंने गवर्नर घोषित किया था। और इनके बेटे थे, एक सन थे, उनका नाम था मुबारक शाह। तो मालिक सवार ने अपने बेटे मुबारक शाह के साथ मिलकर के सरकी डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। सरकी डायनेस्टी दोस्तों जो है, वो सरकी डायनेस्टी के समय में जौनपुर जो है काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा। और यहाँ पे इब्राहिम शाह जो कि जब उस समय शासक थे सरकी डायनेस्टी के, तो उन्होंने कई सारे जो मॉन्यूमेंट्स बनवाए थे जो अभी भी मौजूद हैं। जैसे हमारा हो गया अटाला मस्जिद हो गया, लाल दरवाज़ा मस्जिद हो गया, जिन पे कई सारे अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक से जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे फिरोज शाह तुगलक जो है पहले राजा बन गए थे जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चालू किया था। तो ये बारे में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि उस समय काल में लोगों के स्किल के हिसाब से नौकरी प्रोवाइड करना अपने आप में बहुत आगे की सोच को दर्शाता है। फिर ये फिरोज शाह के लिए बात करें तो ये जो है थोड़ा हिंदुओं पे थोड़ा सा ये क्रूअल थे, और इन्होंने जजिया स्टैब्लिश किया था, चालू कर दिया था ब्राह्मण्स पे लगाना, जो पहले नहीं लगता था। फिर दोस्तों अगर हम लोग बात करें, दीवाने खैरात नाम से एक डिपार्टमेंट इन्होंने बताया था, और उसमें जितने भी मुस्लिम जो भी बच्चे हो गए, महिलाएं हो गए, उनको हेल्प करने के लिए खैरात बांटते थे। खैरात का मतलब नहीं वो आराम से फ्री में पैसा देना, खाना देना, सबसे चीज़ें उन्होंने इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट ही चालू कर दिया था। फिर दीवाने बंदगन नाम से उन्होंने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें वो स्लेव्स को रखते थे। जितने भी स्लेव्स जो लड़ाइयों होता है, लड़ाई में कैप्चर करके लाते हैं स्लेव्स को, उनको रख करके उनसे काम करवाते थे, स्किल के मुताबिक काम करवाते थे। फिर इन्होंने क्या किया था, इरिगेशन पे कई सारे काम किए थे। इन्होंने जो है कई सारे कैनाल्स भी बनवाए थे। तो इरिगेशन पे जो पानी जो एक शहर से दूसरे से जाता था, तो उन्होंने क्या किया, जो भी पानी का इस्तेमाल करता था अपने इरिगेशन पर्पज से, तो उसके लिए उन्होंने टैक्स लगा दिया था। 10% का उन्होंने टैक्स लगाया था, इरिगेशन टैक्स। तो ऐसा करने वाले वो पहले राजा बन गए थे। तो इनका जो टैक्स का नाम था हक ए सर्व, नाम से वो टैक्स लगाते थे। देखिए इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे जो है सिटीज़ को बसाया, साथ में कैनाल्स बनवाए, रोड्स बनवाए। तो उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाना था, तभी जा करके वो काम कर सकते थे। तो उस डिपार्टमेंट बनाने वाले, PWD डिपार्टमेंट बनाने वाले ये पहले राजा थे। और फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे करीब 60 से ज़्यादा बगीचों का जो है दिल्ली के आसपास 60 से ज़्यादा बगीचों का उन्होंने बनाया। और वहाँ पे अलग अलग प्रकार के फूल हो गए, खाने पीने के वस्तुएं जैसे फल फ्रूट्स को उन्होंने वहाँ पे उपजाया। तो ऐसा करने वाले वो पहले राजा बन गए थे। दोस्तों ये सब टॉपिक जो हैं इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी देखिए कई सारी चीज़ें जिस पे फिरोज शाह के ऊपर पूछा जाता है। देखिए फिरोज शाह ने देखिए कई सारे सिटीज़ बनवाए, जैसे जौनपुर के बारे में एक क्वेश्चन था, उन्होंने फिरोजपुर भी बनवाया, हिसार भी बनवाया, फतेहाबाद को भी फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया। तो ये जो क्वेश्चन है इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्होंने एक हॉस्पिटल चालू किया था दारुल सफ़ा के नाम से। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता है कई बार कि दारुल सफ़ा का मतलब होता क्या है। तो ये एक चैरिटेबल हॉस्पिटल था जहाँ पे लोग अपने मुफ्त में या फिर कम पैसे पे इलाज करा सकते थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, अशोक के टाइम में 2 पिलर थे। वो एक पिलर था हमारा टोपरा में और एक था हमारा मेरठ में। दोनों को दिल्ली में ला करके उन्होंने एस्टैब्लिश कराया। तो इस बार मेरे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं को समझने के लिए, वहाँ की ग्रंथों को ट्रांसलेट करने के लिए एक अलग से ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवा दिया था। इस ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट का काम था कि हिंदुओं की जो भी किताबें होती है, ग्रंथें होती हैं, उनको ट्रांसलेट कर दिया जाए ताकि वो समझ सके हिंदुओं की जो सोचने की जो शक्ति है कि किस ढंग से वो सोचते हैं, मनस्थिति क्या है, वो समझने के लिए उन्होंने ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनवाया था। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक ही दोस्तों एक राजा थे जिन्होंने हज के लिए जो सरकारी खर्च पे हज पे भेजते थे। तो दोस्तों ये जो है कई सारे टॉपिक्स पे जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो भी बनते हैं यहाँ पे बता दिया है। इसके अलावा भी कई सारे और क्वेश्चन बनते हैं जो आपको हमारे आप सीरीज में अगर आप कवर करेंगे तो आपको वहाँ पे डिटेल से मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कश्मीर के शासक को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है और साथ में अलग अलग एग्जाम में तो ये आते ही रहते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, जैन उल अबदीन। तो जैन उल अबदीन को क्यों कहा जाता था कश्मीर का अकबर? तो असल में क्या था कि ये जो देखिए, ये जो जैन उल अबदीन है 1420 ईस्वी में
राजा बने थे कश्मीर के। और इनकी जो पॉलिसी थी मतलब कि अगर देखिए तो इनका जो रिलीजियस टॉलरेंस, साथ में पब्लिक का जो वेलफेयर का कार्य काम था, इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो हिंदुओं पे जिजिया टैक्स लगता था उसको बंद कर दिया। साथ में जो काऊ को जो स्लॉटर होता था, गौ हत्या को भी इन्होंने बंद कर दिया। साथ में इन्होंने जो हिंदुओं को कई सारे टेक्स्ट हैं, जैसे हमारा महाभारत हो गया, 10 अवतार हो गए, राज तरंगिनी जो कलहन के द्वारा लिखी गई थी, उनको ट्रांसलेट किया पर्सियन में, तो ट्रांसलेट कराया। और साथ में इनकी जो स्क्रिप्चर है, जैन प्रकाश और जैन विलास, इसी समय जो है ये जो स्क्रिप्चर इस समय लिखी गई थी। तो दोस्तों इन्हीं के जो है रिलीजियस जो पॉलिसी थी, इसी कारण से जैन उल अबदीन को कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। दोस्तों देखिए, अब देखिए निम्नलिखित में से किस शासक ने पहली बार जजिया को समाप्त किया, तो उसका अभी हमने जस्ट आंसर पढ़ा, तो उसका सही आंसर है, आपको पता है सही आंसर इसका सेम ही है, ए आंसर है, जैन उल अबदीन इसका सही आंसर है। ये हमारे कश्मीर के शासक थे जो 1420 ईस्वी में कश्मीर के शासक बने थे। और इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी थी हिंदुओं के लिए वो काफ़ी टॉलरेंट थी, इसलिए हम लोग इनको कश्मीर का अकबर भी कहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जैन उल अबदीन द्वारा कश्मीर में पूरी की गई एक जामा मस्जिद की प्रमुख विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोड़ा के साथ समानता, पारसी शैली। तो दोस्तों इसका अगर आप बात करें, देखिए उन्होंने जैन उल अबदीन ने एक कश्मीर में बनाया था जामा मस्जिद, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर के अंदर जामा मस्जिद बनाने वाले कौन थे, तो जैन उल अबदीन ने ही ये मस्जिद बनवाया था। तो अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसका जो तीनों ही फीचर ये सेम, ये इसका आंसर है, मतलब उसमें बुर्ज भी था, बौद्ध पगोड़ा के साथ समानता भी थी, पारसी शैली भी थी। देखिए ये है जैन उल अबदीन के द्वारा जामा मस्जिद बनाया गया था जो 14वीं सेंचुरी में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है जामा मस्जिद जो कि कश्मीर के अंदर मौजूद है उसके बारे में है। देखिए जैन उल अबदीन द्वारा कश्मीर में पूरी गई जामा मस्जिद की प्रमुख विशेषता में शामिल है बुर्ज, बौद्ध पगोड़ा के साथ समानता, पारसी शैली। तो इसमें सही कथन कौन सा है, तो उसका सही आंसर है तीनों, क्योंकि ये जो अगर आप जामा मस्जिद के बारे में देखेंगे जो हमारी कश्मीर के अंदर मौजूद है, इसमें तीनों ही विशेषताएं, क्योंकि इसमें बुर्ज भी है, बौद्ध पगोड़ा के साथ समानता भी है, पारसी शैली भी है। ये जो जामा मस्जिद जो मौजूद है, जो कश्मीर के अंदर मौजूद है, जो बनाया गया है सिकंदर बुद्ध सिकंद के द्वारा ये जामा मस्जिद बनाया गया है। और ये एक्सपैंड किया गया है, मतलब उस पर जो भी काम किया गया है इस मस्जिद पे वो एक्सपैंड किया गया था जैन उल अबदीन के द्वारा। तो जैन उल अबदीन जो है इसके मेनली जो है एस्टैब्लिश नहीं किया था उस मस्जिद को, उन्होंने इसको एक्सपैंड किया था, इस बात का आप ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा जौनपुर से लिंक्ड है। सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। देखिए हमने देख तो लिया फिरोज शाह तुगलक ने उसे बनाया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने क्यों बनवाया था, असल बात ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका बी आंसर सही है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था अपने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में ये बनवाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के कजिन थे फिरोज शाह तुगलक, जो बाद में राजा बने थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद वो राजा बने थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक पे दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है इनका नाम था जूना खान, जब राजा बन गए थे तब इन्होंने टाइटल को अपनाया था मोहम्मद बिन तुगलक को। ये देखिए इन पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं और इनका शासनकाल था 1325 से लेकर के 51 तक। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो कोई भी राजा थे अगर दिल्ली सल्तनत में, तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे हमारे, ये राजा का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको ये अपने आप ही बहुत बड़ी विडंबना है कि इनको पगला राजा के नाम से भी जाना था, सबसे पढ़े लिखे राजा भी थे और इनको पगला राजा के नाम से भी जाना जाता था। तो इसी बारे में कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। दोस्तों इन्होंने जो है अगर हम लोग बात करें तो ये होली सेलिब्रेट करने वाले हिंदुओं के साथ पहले राजा थे। कोई भी इसके पहले कोई भी सुल्तान जो है होली हिंदुओं के साथ सेलिब्रेट नहीं करता था, ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। इन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया था दीवान ए आमिर कोही। ये डिपार्टमेंट का मेन काम था एग्रीकल्चर को और ग्रोथ कैसे किया जा सके, तो उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया था। तो इस बारे में भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए और फिर इन्होंने क्या किया था, एक अपनी जो कैपिटल थी दिल्ली को से दौलताबाद को शिफ्ट किया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था दौलताबाद। इनकी ये जो पॉलिसी थी फेल हो गई थी। साथ में इन्होंने टोकन करेंसी को भी इस्तेमाल किया था, टोकन करेंसी जो यहाँ पे इस्तेमाल किया था वो भी यहाँ पे फेल हो गई थी। तो दोस्तों ऐसा काम करने वाले राजा के कारण ही इनका नाम पड़ गया था पगला राजा, क्योंकि ये जो काम कर रहे थे वो फेल हो जा रहा था। इन्हीं के समय काल में इब्न बतूता भारत आए थे।
तो इब्न बतूता भारत आए थे और उनकी किताब है किताब अल रला। किताब अल रला जो है किताब है इब्न बतूता की, और इन्होंने जो भारत में समय बिताया था उसके बारे में डिटेल से चर्चा करी यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी कई बार पूछा जाता है कि इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए थे, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों और भी यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में हम लोग और डिस्कस करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन कुंभ के दरबार में नहीं था, तो उसका सही आंसर देखिए क्या होगा। कुंभ के दरबार में से इन चारों में से कौन नहीं था, तो सही आंसर इसका डी। तो मुनि जिन विजय सूरी जो है कुंभ के दरबार में नहीं थे, कुंभा के दरबार में नहीं थे, तो ये जो है अकबर के शासनकाल में, मतलब अकबर के दरबार में थे, इसलिए इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सरकी शासकों के शासन के दौरान पूर्व का सिराज कहा जाता था। दोस्तों हमने देखा कि सरकी डायनेस्टी की जो है के समय काल में, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सरकी शासकों के शासन के दौरान पूर्व का सिराज कहा जाता था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पूर्व का सिराज ऑफ द ईस्ट किस स्थान को बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है एक शब्द पे, मतलब कि सिराज ऑफ द ईस्ट वर्ड्स के नाम से एक शहर फेमस है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ऐसे कौन सा शहर है भारत में जिसको सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि सरकी शासकों के शासन के दौरान पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जौनपुर। जौनपुर को ही सिराज ऑफ द ईस्ट बोला जाता था। तो दोस्तों हमने अभी ऑलरेडी देखा कि जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। उनके कज़न भाई थे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके याद में ये शहर को उन्होंने बसाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था, और ये जो सरकी डायनेस्टी के समय काल के दौरान ये जो हमारा जौनपुर शहर था कई सारी ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुआ, और उसके मेन राजा थे इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह के टाइम में ये कई सारे यहाँ पे आर्किटेक्चर पे काम हुआ, और यहाँ पे कई सारे मस्जिदों का निर्माण हुआ जो कि अभी भी आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी फेमस है। जैसे है हमारा अटाला मस्जिद, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, यह है अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद है, ये पहले देवी टेम्पल हुआ करता था, ठीक है, इसी को कन्वर्ट करके ये मस्जिद बना दिया गया। फिर यहाँ पे बात करें, देखो एक और बहुत फेमस मस्जिद है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका नाम है लाल दरवाज़ा मस्जिद। ये लाल दरवाज़ा मस्जिद जो है बनाया गया था 1447 में, क्वीन थी, महारानी थी, राजे बीबी के द्वारा ये मस्जिद बनाया गया था। उनका ये पर्सनल, पूरी तरीके से पर्सनल मस्जिद था, इसलिए उसको बनाया गया था। तो दोस्तों ये दोनों पे हैं, अटाला मस्जिद और लाल दरवाज़ा मस्जिद पे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जौनपुर पे कई सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे दिए हैं, तो इसका सही आंसर है हुसैन शाह। तो हुसैन शाह जो है अंतिम शासक थे जौनपुर के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सही से मैच करना है। तो चंपका, मध्य भारत, दुर्गारा, जम्मू, कुलुता, मालाबारी, तो इसका सही आंसर देखिए क्या है। तो सही आंसर दोस्तों इसका जो है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी। यहाँ पे बस दूसरा आंसर ऑप्शन ही सही है। देखिए ये जो चंपका और कुलुता है, ये दोनों अभी जो है हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं, ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर है बस बी सही है। दुर्गारा जो है आपका जम्मू में मौजूद है, बाकी आपका चंपका और कुलुता मौजूद है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दोस्तों ये हम लोग बढ़ गए हैं, बहमनी राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे बहमनी स्टेट के बारे में बात करी गई है। तो अगर आपको ध्यान होगा, अगर आप मेडावल इंडिया पढ़े हैं तो उसमें आप देखा होगा कि बहमनी एम्पायर साथ में विजयनगर एम्पायर की काफ़ी आपस में टक्कर हुआ करती थी, काफ़ी युद्ध हुआ दोनों के बीच में, तो उसी पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी विजयनगर एम्पायर को डिटेल से डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने कृष्णदेवराय पर ज़्यादा क्वेश्चन थे उस पर, और साथ में कई सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन थे उस पर हमने डिस्कस किया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है बहमनी एम्पायर के बारे में, तो इसका जो एस्टैब्लिश करना किसने किया था, तो उसका सही आंसर है ए, अलाउद्दीन हसन ने इसको एस्टैब्लिश किया था। दोस्तों क्या है कि कई बार क्वेश्चन में उनका दूसरा नाम भी दिया जाता है, जैसे इनका दूसरा नाम था हसन गंगू, तो ये भी दे देते हैं कई क्वेश्चन में कि बहमनी स्टेट को, राज्य को किसने स्थापित किया था, तो वहाँ पे हसन गंगू अगर आपको कहीं ऑप्शन में मिले तो वो भी इसका आंसर सही है।
दोस्तों ये है उनका जो उन्होंने नाम राजा बनने के बाद अपने आप को अडॉप्ट किया था। पहले नाम तो था इनका अलाउद्दीन हसन, लेकिन जब ये राजा बन गया तो उन्होंने अब टाइटल को इस्तेमाल किया अबुल हसन मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमानी शाह। ये टाइटल जो है इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों जो बहमनी एम्पायर है तो ये इसके बारे में तो कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये जो एम्पायर अभी हमने देखा कि अलाउद्दीन हसन ने इसको स्टैब्लिश किया था, ये कब किया गया था? 1347 में इसको स्टैब्लिश किया था। इसकी कैपिटल थी गुलबर्गा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि बहमनी एम्पायर का कैपिटल था गुलबर्गा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। उसके अलावा दोस्तों देखिए और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर हम लोग जब भी आगे बढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी बनी थी? तो उसका सही आंसर देखिए क्या है। अभी हमने देखा पहला जो कैपिटल क्या था, तो उसका नाम था गुलबर्गा। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्कन में बहमनी साम्राज्य का स्थापक था? देखिए हमने अभी ऑलरेडी वहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन में बताया था कि वहाँ पे उनका दूसरा नाम अलाउद्दीन हसन का हसन गंगू है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में नाम को वो अलाउद्दीन हसन का नाम वहाँ पे यहाँ पे नहीं दिया गया है। देखिए अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसका आपको इनका दोनों नाम पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसका बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी 1347 में। अभी हमने देखा, तो इसका सही आंसर होगा 14th सेंचुरी एडी। तो दोस्तों हमने अभी यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन देखे बहमनी साम्राज्य के बारे में। उसको हम लोग इन शॉर्ट में अगर समराइज करें तो बहमनी एम्पायर का जो स्टैब्लिशमेंट किया गया था वो किया गया था अलाउद्दीन हसन के द्वारा। तो अलाउद्दीन हसन का दूसरा नाम था हसन गंगू। तो ये उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1347 ईस्वी में स्टैब्लिश किया था, और उनका जो पहला कैपिटल बना था वो था गुलबर्गा। तो यही 4-5 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गुलबर्गा के, तो और कैपिटल के बारे में और भी कई सारी चीज़ों के बारे में, तो वो हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमने देखा था, उनका फर्स्ट कैपिटल था बहमनी किंगडम का गुलबर्गा, और 1347 में ये चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक कोई राजा थे जिनको कि धर्म निरपेक्षता में विश्वास के कारण जगत गुरु के नाम से वो काफ़ी फेमस हो गए थे। तो इनका नाम क्या था? तो सही आंसर है इसका सी, इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह जो कि बीजापुर के राजा थे, इनको टाइटल दे दिया गया था जगत गुरु। ऐसा टाइटल क्यों दिया गया था? क्योंकि काफ़ी टॉलरेंट थे अपने रिलीजन के लिए, और दूसरे रिलीजन के लिए भी काफ़ी टॉलरेंट थे, इसलिए इनका नाम पड़ा था जगत गुरु बादशाह। इन्होंने जो एक नई टाउन को स्टैब्लिश किया था उसका नाम था नवरसपुर। तो नवरसपुर के नाम से एक सिटी स्टैब्लिश किया था इन्होंने। इनकी एक किताब है, किताब ए नवरस। इसमें इन्होंने जो है अपने म्यूजिक के जो 9 रस होते हैं उसके बारे में चर्चा करी है। दोस्तों इनको काफ़ी इंटरेस्ट था पोइट्री में, और साथ में अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट था, तो इसी कारण से इन्होंने किताब ए नवरस भी किताब लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अभी यहाँ पे मैच करना है, तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप यहाँ पे सही से मैच करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे बिल्कुल आराम से मैच हो जाएगा। सरकी जो है इसका जौनपुर होगा, ठीक है। अभी हमने आदिल शाह को देखा, ये बीजापुर के राजा थे। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा क्वेश्चन बनता है जिसमें कि ए का 2 है और साथ में डी का 4 है? तो ए का 2 और डी का 4, तो यहाँ पे बस डी में बनता है। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन को मैच करना होता है एग्जाम में। अगर आपके दो ऑप्शन भी पता है तो उससे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये कुल्लू कुतुब शाह के बारे में बात करें तो ये हमारे देखिएगा इसके गोलकोंडा के थे। इसके बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो इसका सही आंसर है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे है निजाम शाही ऑफ अहमदनगर कैसे खत्म हुआ, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। जो निजाम शाही डायनेस्टी थी अहमदनगर की, वो खत्म कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है ए। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया और हुसैन शाह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ऐसा हुआ था शाहजहां के समय में हुआ था, ठीक है। शाहजहां के समय में हुआ था और 1632 ईस्वी में ऐसा हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है कि अहमदनगर के निजाम शाही का वंश कैसे अंत हुआ। तो मुगल साम्राज्य में इसको मिला लिया गया और इसके जो राजा थे उनको आजीवन कारावास दे दिया गया। ग्वालियर फोर्ट में इनको कारावास दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से आपको मैच जो नहीं किया हो, सही से मैच नहीं किया हो, उसको पकड़ना है। तो इसका देखिए सही आंसर है, अभी हमने देखा
आदिल शाह हैं, ये कहाँ के थे? ये बीजापुर के थे। तो ये इसका आप देखिएगा तुरंत ही इसका आंसर हमको मिल जाता है। तो ये इसका आंसर है डी। कौन सा मैच नहीं है? तो इसका है डी। मतलब बाकी तीनों जो सही है, तो इसको तीनों को आपको याद कर लेना है, क्योंकि कई बार मैचिंग में पूछ लिया जाता है। आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन कई बार स्टेट पीसेस में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकोंडा जो है काफ़ी फेमस जगह है, तो उसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो सही आंसर है इसका ए, हैदराबाद। तो गोलकोंडा जो है उसको अभी फिलहाल के हैदराबाद कहा जाता है। तो दोस्तों आपको गोलकोंडा के बारे में तो पता ही होगा। तो गोलकोंडा में बहुत फेमस फोर्ट है, ये देखिए पूरा गोलकोंडा में फोर्ट है। अभी काफ़ी घूमने के लिए काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, काफ़ी बढ़िया बनाया हुआ है। और ये फिलहाल जो है तेलंगाना के अंदर मौजूद है। ठीक है, तेलंगाना के अंदर अभी मौजूद है। और गोलकोंडा रीजन में ही यहीं पे हमें मिली थी कोहिनूर यहाँ पे, और साथ में कई सारे हीरे जो हमें यहीं से इसी रीजन से इलाकों से यहाँ से खोजा गया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कुतुब शाही डायनेस्टी के समय यह कैपिटल बना था गोलकोंडा। तो आपको ये क्वेश्चन भी कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि कुतुब शाही डायनेस्टी के समय गोलकोंडा वहाँ की राजधानी हुआ करती थी। ये कब हुआ था? ये 1518 से लेकर के 1591 तक ये हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वार समुद्र किस राजवंशीय शक्ति की राजधानी थी? दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, इस पे आपको दूसरे क्वेश्चन में भी मिलने वाला है। तो इसका सही आंसर है होयसाला डायनेस्टी। तो होयसाला डायनेस्टी में अगर आप बात करें तो द्वार समुद्र नाम से एक जगह था जो उसकी राजधानी हुआ करती थी। ये होयसाला डायनेस्टी दोस्तों ये साउथ में की काफ़ी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है, जो कि 10वीं ईस्वी से लेकर के 10वीं से लेकर शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक इन्होंने राज किया था। और इनका जो अगर हम लोग बात करें होयसाला की, तो पहले कैपिटल हुआ करती थी बेल्लूर। ठीक है, अब बाद में कैपिटल शिफ्ट कर दिया गया था हलीबीडू। तो इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे जो होयसालेश्वर टेम्पल भी यहाँ पे हलीबीडू में मौजूद है, जो कि लॉर्ड शिवा के ऊपर डेडिकेटेड है। और भी कई सारे यहाँ पे होयसाला आर्किटेक्चर भी काफ़ी फेमस है, जिस पे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए होयसाला आर्किटेक्चर में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं यहाँ पे दे रखे हैं, और इस पे कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये खास करके यूपीएससी में भी स्टेट पीसेस में कई बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। अब देखिए यहाँ पे फिर से मैचिंग में मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? सही वाला कौन सा सम्मिलित है? तो अभी हमने 10 देखा, होयसाला की राजधानी थी द्वार समुद्र। तो दोस्तों ऐसे ही कई बार आपको मैचिंग में क्वेश्चन मिल जाते हैं, अगर आपको सही से राजधानी पता हो तो आप आराम से मैच कर सकते हैं। तो होयसाला की राजधानी थी द्वार समुद्र, तो उसका सही आंसर है बी। तो बाकी जो अगर हम लोग देखें कि क्या क्या राजधानी थी, तो काकतिया की वारंगल थी, यादव की देवगिरी थी, पांड्या की कोरकाई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, होयसाला स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने जस्ट देखा कि होयसाला स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ मिल सकता है? जहाँ पे उनकी राजधानी थी। तो अभी मैंने बस बताया कि उनकी राजधानी कहाँ थी, वो थे हेलीबीड और बेल्लूर में। तो यहाँ पे जो है कई सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के मॉन्यूमेंट बनाए गए थे। जैसे होयसालेश्वर टेम्पल है, हेलीबीड में मौजूद है, वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसलेश्वर की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का आधुनिक नाम क्या है? अभी हमने देखा द्वार समुद्र, देखिए दोस्तों कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है, इसका देखिए क्या है, सी। हेलीबीड को ही द्वार समुद्र के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। तो हेलीबीड जो है एक हमारा कैपिटल हुआ करता था होयसाला डायनेस्टी का। उसके पहले कैपिटल हुआ करता था बेल्लूर। बेल्लूर के बाद ये हमारा कैपिटल बना था हेलीबीड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्मारक में एक गुंबद है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद कहा जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है गोल गुंबद बीजापुर। तो गोल गुंबद बीजापुर में जो गुंबद है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा गुंबद है। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। देखिए गोल गुंबद जो है, अगर इसकी बात करें, देखिए बनाया गया था 1626 ईस्वी में, एडी में बनाया गया था। और ये अभी हम लोग बात करें तो ये मौजूद है बीजापुर के अंदर मौजूद है। और क्यों बनाया गया था? बनाया गया था मोहम्मद आदिल शाह का यहाँ पे टॉम को बनाया गया था। इसके अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन यहाँ पे 47.5 मीटर ये हमारा अगर ईस्ट साइड में बना हुआ है। साथ में इसकी डोम जो है उसकी ऊंचाई करीब 44 मीटर है, इसकी डायमीटर है। तो काफ़ी बड़ा गुंबद है, जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा गुंबद है, बनाया गया था।
तो ये हमारा मौजूद है बीजापुर के अंदर। फिर दोस्तों यहाँ पे फिर से आपको मैच करना है। तो अभी हमने देखा कि गोल गुंबद कहाँ पे मौजूद है, बीजापुर के अंदर मौजूद है, और वो हमारा बनाया गया था, किनके लिए बनाया गया था, मोहम्मद आदिल शाह के लिए बनाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे आपको पता ही होगा कि ऑक्टागोनल टॉम जो कि शेरशाह सूरी का टॉम है वो सासाराम में मौजूद है। तो ये शेरशाह सूरी पे के लिए टॉम बनाया गया था। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इससे आपका 2 पॉइंट सॉल्व हो रहा है। तो ऐसा कौन सा जो है जहाँ पे ये सही से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसका गोल गुंबद डी का टू किस में है, यानी हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो गए। अब बच रहे हैं ये 2 ऑप्शन, ठीक है, और बच रहा है बी का ए। तो बी का ए किस में है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एलिमिनेशन से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं आप। 1-2 ऑप्शन पता हो तो कई बार आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो इसका आंसर है बी। और बाकी जो है आपको याद कर लेना है। यहाँ पे अगर आप देखिए कि ट्रू आर्क मकबरा, तो ट्रू आर्क मकबरा जो है अगर आप देखिएगा यहाँ पे किसका है, वो बलबन का है। तो दोस्तों अभी हम लोग बलबन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर हमारी बात हो गई डबल गुंबद कहाँ पे का सही मैच यहाँ पे क्या है, तो डबल गुंबद ए का है हमारा सिकंदर लोदी। तो ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये दोनों भी याद कर लेना है बाकी दोनों के साथ। दोस्तों ये देखिए ये जो है ऑक्टागोनल टॉम है। ऑक्टागोनल टॉम बनाया गया था, शेरशाह सूरी का टॉम बनाया गया था। ये अष्टकोणीय है, यहाँ पे देखिएगा शेप ऐसे बना हुआ है, समझ रहे हैं, ऐसे करके बना करके अष्टकोणीय बनाया, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्टागोनल टॉम। देखिए अब बलबन के बारे में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनमें हमने ऑलरेडी पहले दिल्ली सल्तनत में देखा था इनके बारे में, तो अभी दोबारा से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इनका असली नाम था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, और इनका शासनकाल था 1266 से लेकर के 1286 तक। ये काफ़ी ही क्रूर राजा थे। और अगर हम लोग बात करें इनकी पॉलिसी आई थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। इनको लाने का कारण क्या था, क्योंकि दिल्ली के आसपास इलाकों में लुटेरों का जो है साम्राज्य बढ़ गया था, उसी को रोकने के लिए ये पॉलिसी लेकर आए थे ब्लड एंड आयरन का, मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन लेते थे जो भी लूट फसाद में पाया जाता था। और इन्होंने 2 टर्म लेकर के आए थे, सिजदा और पैबोस। इसके समय में काफ़ी लोगों को फॉलो करना पड़ा। तो सिजदा का मतलब होता है कि झुक करके पैर को चूमना और लेट जाना, दंडवत प्रणाम करना। ये सजदा और पैबोस इनके समय चालू हुआ था। इन्होंने जो है पारसी फेस्टिवल है नवरोज, उसको अपने राज दरबार में स्थान दिया था, और इन्हीं के शासनकाल में नवरोज जो फेस्टिवल को मनाना चालू हुआ था। इन्होंने चहलगानी सिस्टम को स्टॉप किया जो कि इल्तुतमिश के समय चालू हुआ था। इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया जिले इलाही, जिसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिले इलाही टाइटल किसने अपने आप को दिया था, तो उसका नाम था बलबन। इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट चालू करी थी, दीवाने अर्ज। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कई बार एग्जाम में और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो दोस्तों ऐसे सारे जो टॉप पॉइंट्स है इसको कवर किया गया है। और भी कई सारे क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे कवर नहीं कर सकते हम लोग, अदरवाइज वीडियो फिर से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको बलबन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप दिल्ली सल्तनत में जब आप जाएंगे तुगलक राजवंश में घुस करके आराम से पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था, तो सही आंसर है इसका गुजरी महल का निर्माण कराया था मान सिंह ने। देखिए ये गुजरी महल जो है गुजरात के अंदर मौजूद है, इसको मान सिंह तोमर ने इसका निर्माण कराया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के पॉलीगार कौन थे, तो पॉलीगार किन्हें कहा जाता था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा जाता है कि पॉलीगार का मतलब क्या होता है। तो सही मायने में देखा जाए तो पॉलीगार जो है एक तरह से फ्यूडल टाइटल दिया जाता था। अगर बात करें तो ये फ्यूडल टाइटल है ये, ठीक है, जिसके नाम से लोगों को टाइटल दिया, जैसे कैसे टाइटल दिया जाता, तो ये भी एक टाइटल दिया जाता था। और साथ में किसी एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री उनको गवर्नर बना दिया जाता था। तो मेजरली ये हमारा फॉलो हुआ है साउथ इंडिया में ज़्यादा ये हमारा चलता था, ठीक है। साउथ इंडिया में किस किस राजवंश में चला, तो ये विजयनगर अंपायर हो गया, मदुरै नायक्स हो गया, काकटिया डायनेस्टी में हो गया। तो ये 16 से 18 शताब्दी में इसका चलन काफ़ी हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी। दोस्तों ये आज हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों यहाँ पे हम लोग मेडाइवल सीरीज़ में पूरे मेडाइवल को कवर करने वाले हैं, जितने भी घटना चक्र के क्वेश्चन है सबको डिटेल से कवर करेंगे।
और साथ में हम लोग पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करते रहेंगे, जैसे हमने आज ग्राफ के यूज़ करके पुराने राजाओं के बारे में चर्चा करी। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। तो मुगल साम्राज्य दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसपे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसके बारे में सारे जितने वीडियो हैं बनेंगे, हम लोग मुगल साम्राज्य के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग इस चैनल पे और भी कई सारे वीडियोस पब्लिश करते रहते हैं, जैसे हमारा हो गया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वीडियोस